हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 8वीं कक्षा का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हम लोग जानते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें एनर्जी आती है। तो ये सब जो हम खाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसान क्या काम करते हैं कि खेतों में अनाज उगाते हैं। उसके बाद वही अनाज साफ होके हम तक पहुंचता है, फिर हम उसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम फसल के बारे में जानेंगे, फसल को उत्पादित कैसे किया जाता है वह जानेंगे, और इसका प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है वह जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि फसल किसे कहते हैं। आप जानते ही हो कि फसल किसे कहा जाता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। अब एक ही किस्म मतलब जैसे गेहूँ, तो दूर दूर तक हम देखेंगे कि गेहूँ के पौधे एक से अधिक मात्रा में एक ही जगह पर लगाए जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल। अब फसल अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग होती है। गेहूँ की फसल, फिर धान, मक्का, बाजरा, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की फसलें ली जाती है। देखिए, सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देखो, आप पहले पुरानी जो पिछली कक्षा है उसमें जान गए होंगे कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन मनुष्य खुद बनाता है क्या? नहीं। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, अनाज को खेतों में बोना पड़ता है, जिससे फसल प्राप्त की जाती है, और उस फसल को फिर साफ करने के बाद में अनाज के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आगे देखो, जब एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। जैसे गेहूँ की फसल, खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूँ के पौधे। आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, सभी जानते हैं। अब यहाँ पर कभी ताप, कभी आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ आती रहती है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है क्या, तो वातावरण जो है सभी जगह पर अलग अलग होता है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फसल सभी जगह पर ली जाए। क्यों? क्योंकि फसल के अनुकूल वातावरण जहाँ पर होता है वहाँ पर उस प्रकार की फसल ली जाती है। और फसलों को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहेंगे? देखिए, ऐसी फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। अब बारिश का मौसम आएगा तो उस समय क्या किया जाएगा, किसान अपने खेतों को तैयार करेंगे, फसल लेंगे, तो उस समय जो फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में वह खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब होती है? जून से लेकर के सितंबर तक क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है। और इस समय धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब बोया जाता है। तो ये कौन सी फसल कहलाएगी? खरीफ की फसल। अब हम देखते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल ठंड के मौसम में लगाई जाती है, मतलब कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहेंगे? रबी की फसल। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है? रबी की फसल कहलाती है। और इनके अलावा कई स्थानों पर क्या किया जाता है कि
दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। भाई सब्जियों की आवश्यकता हर समय होती है, इसलिए क्या किया जाता है कि सब्जियां जो है वह भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। आगे देखो, फसल उगाने के लिए किसान को बहुत सारे क्रियाकलाप करने होते हैं। मतलब डायरेक्टली खेत में जाएगा और बीज बोएगा क्या किसान? नहीं। सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा कि अपने खेत को खेती करने के लिए सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। देखिए, क्रियाकलाप आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना। देखो, खेतों को तैयार करने की अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि में करने मतलब कुछ समय, निश्चित समय में क्या करना पड़ता है उसे कि कुछ कुछ प्रकार के कार्य निश्चित समय में कर लेने होते हैं। आप देखोगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली तथा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। सबसे पहले तो किसान क्या करेगा, मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी तैयार करेगा, उसके बाद में वह बुआई करेगा। बुआई मतलब बीज को बोएगा। फिर बीज बोने के बाद ऑटोमेटिक पौधे ऊपर आ जाएंगे क्या, उगेंगे क्या? नहीं। उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, पानी देना होता है, खाद डालना होता है, उर्वरक देना होता है। फिर समय समय पर पौधों की सिंचाई करनी होती है। फिर क्या होगा भाई, पानी मिलेगा, खाद मिलेगी तो क्या होगा, पौधे बढ़ने लगेंगे। पौधों के साथ साथ फिर अनेक प्रकार की घास भी उसके साइड में उगाती है। तो इस प्रकार से जो खरपतवार उग जाती है उसको नष्ट करना होगा। फिर लास्ट में फसल को काटना होगा, जिसे क्या कहा जाएगा, कटाई। फिर जब पूरा कृषि उत्पादन जब तैयार हो जाएगा, कृषि से जो जैसे गेहूँ बोया है तो गेहूँ जब प्राप्त होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, बोरियों में भरकर स्टोरेज में रखना पड़ेगा। मतलब भंडार गृह में उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सभी क्रियाकलाप एक किसान को करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। देखिए, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए उसे क्या किया जाता है, कोला करना होता है, पलटना होता है। तो कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो है वह क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार क्यों की जाती है कि इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा सके। अब पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। देखो, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। भाई मिट्टी में आपने देखा होगा कि छोटे बड़े जीव हमें दिखाई देते हैं, केंचुए। तो ये क्या काम करते हैं, यह मिट्टी को पोला रखने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व, हवा, पानी पर्याप्त मात्रा में समय समय पर मिलते रहता है। यह जीव किसानों के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को क्या करते हैं, हमेशा पलट कर पोला करते रहते हैं और ह्यूमस भी बनाते हैं। आगे देखो, आपने पहली कक्षा में पढ़ चुका है कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं, यह आप जानते हो। इसके अलावा मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। भाई मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जल है, तो ये सब क्या होता है, पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे वो खुद ही अपना भोजन तैयार करते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं।
अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर सूखे खेतों में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला किया जाता है, पलटा जाता है। देखिए, मिट्टी को पलटने और पोला करने के लिए ये जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, जुताई। इसे हल चलाकर करते हैं। याद दिया है, हल चलाकर क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। अब यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो उसे क्या किया जाएगा, जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाएगा। फिर मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। किसकी सहायता से तोड़ा जाता है, पाटर की सहायता से उन ढेलों को तोड़ा जाता है। फिर बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल किया जाता है। यह कार्य क्या कहलाता है, पाटल। कभी कभी जुताई के समय या जुताई से पहले खाद भी डाली जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। दूसरा देखेंगे हम कृषि औजार। अब कृषि औजार मतलब भाई खेती करना है तो खेती करने के लिए कुछ निश्चित या फिक्स औजारों की आवश्यकता होती है। जैसे हल की आवश्यकता होगी, कुदाली की आवश्यकता होगी, थ्रेशर की आवश्यकता होगी, सिंचाई के लिए पंप की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के अनेक प्रकार के औजार कृषि में उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए, अच्छी उपज को प्राप्त करने के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में क्या करते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम देखेंगे हल किसे कहते हैं। तो हल सभी ने गांव में देखा ही होगा। हल किस प्रकार का होता है, देखो, प्राचीन समय में हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। भाई जो खेतों में छोटी छोटी घास उगाती है उसे खरपतवार कहते हैं, तो उसको निकालने के लिए, फिर खाद अगर डालनी है, खाद पूरे खेतों में मिक्स करनी है, उर्वरक मिक्स करना है, तो जुताई के हल का उपयोग करके खाद या उर्वरक डाले जाते थे। आगे देखो, यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। आपने देखा होगा कि हल को कौन खींचता है, दो बैल खींचते हैं। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे क्या कहा जाता है, फाल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। दो जो बैल होते हैं उनके बीच आपने देखा होगा कि बीच में एक लकड़ी होती है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से क्या करने लगे हैं, उपयोग में लाए जाने लगे हैं। सेकेंड औजार है कुदाली। कुदाली आप सभी ने अपने आसपास गांव में, आप गांव के घरों में देखा होगा उपयोग करते हुए। यह एक ऐसा सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। देखिए, आपको यहाँ 1.1 चित्र में इसका चित्र दिखाई दे रहा है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तीसरा औजार है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। या ट्रैक्टर के पीछे आपको कल्टीवेटर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। फिर आगे देखोगे आप बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भाई बीज बोने के लिए ही
सबसे पहले हमने क्या किया, मिट्टी को पोला किया, पलटा, मिट्टी को पोला करने के बाद क्या किया, उसमें बुआई की जाएगी। तो देखो कि सबसे पहले तो बुआई करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के बीज को चुनना पड़ता है। फिर अच्छी किस्म के साफ और स्वस्थ बीजों को चुनने के बाद उन बीजों को क्या किया जाएगा, बोया जाएगा। अब देखो क्या कुछ बीज जल के आपने देखा होगा कि हम लोग जो कठोर अनाज लाते हैं घर पे, तो उसमें से अगर जो हम अनाज लाते हैं उस अनाज को अगर पानी में डाल दिया जाए तो कुछ अनाज के दाने क्या होंगे, ऊपर पानी पर तैरने लगेंगे। अब जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, थोड़े हल्के किस्म के हैं या ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाने हैं, इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, हल्के होते हैं, अतः ये जल पर क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह क्या है, एक अच्छी विधि है कि जो भी अनाज के दाने उन्हें पानी में डालो तो जो नीचे बचे हुए हैं वह अच्छी किस्म के हैं और जो ऊपर पानी पर तैरेंगे वह हल्की किस्म के हैं। अब इस प्रकार से अनाज को क्या कर दिया जाएगा, दो तरीक़ों से बोया जाता है। एक तो परंपरागत तरीके से, देखिए परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार क्या है, कीप। कीप आपने देखा होगा, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि दो लोग मिलकर उस कीप में क्या कर रहे हैं, अनाज के दाने डाल रहे हैं। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हुए मिट्टी को भेदकर क्या हो जाते हैं, उसमें स्थापित हो जाते हैं। अभी ये तो एक तरीका हो गया। अभी दूसरा तरीका क्या है, सीड ड्रिल। अभी पहले क्या किया जाता था, इन परंपरागत साधनों का उपयोग किया जाता था, कीप का उपयोग किया जाता था। अभी सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है बुआई के लिए। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही क्या होती है, बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, बीजों के बीच में आवश्यक दूरी रखी जाती है। अब देखो भाई, खेतों में अगर बीज डालने हैं तो हम क्या ऐसे ही हाथ से फेंक कर बीज बो देते हैं क्या, नहीं भाई, समान दूरी पर खेतों में क्या किया जाता है, अनाज को बोया जाता है, बीजों को लगाया जाता है। जिससे क्या होता है कि पौधों को सही मात्रा में प्रकाश, पोषक तत्व, जल यह प्राप्त हो। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए उनको क्या किया जाता है, जो साइड में कुछ पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें निकाल कर हटा दिया जाता है। अभी बीजों को बोने के बाद में उसकी अगली प्रोसेस क्या है, खाद और उर्वरक उसमें मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक। क्योंकि ये क्या करते हैं, खाद और उर्वरक मिट्टी में जो भी पोषक तत्वों की कमी है उनको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये सभी को पता है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। तो कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है, मतलब अगर हम खेतों में लगातार एक के बाद एक फसल लेते रहेंगे तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जाहिर सी बात है उसमें कमी आएगी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ही मिट्टी में खाद और पोषक पदार्थ डाले जाते हैं। और कभी कभी क्या किया जाता है कि मिट्टी को या खेतों को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, या फिर कुछ अंतर के बाद में ही फसलों को लिया जाता है। देखिए,
लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पहले पढ़ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप आपको दिया गया है। अब क्रियाकलाप में क्या किया है कि 3 गिलास लिए हैं। अब तीनों गिलास में क्या करना है? 3 गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है, यह देखना है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है, यह सब देखा जाएगा। अब इसके लिए क्या किया उन लोगों ने? क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि 3 थर्मोकोल के जो ग्लास आते हैं वो ले लिए हैं, उसमें मिट्टी डाल दी है, उसके बाद बीज भी डाल दिए गए हैं। अब देखो आगे, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे कि यूरिया, अमोनियम, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब क्या है? उर्वरक है। अब इनका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? फैक्ट्रियों में किया जाता है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या हो जाती है? कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या फिर 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। मतलब एक फसल लेने के बाद दूसरी अगर ली जाए तो हमें क्या करना है? पहली फसल और दूसरी फसल के बीच में कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो फिर से तैयार हो जाए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। भाई जो खाद होती है वो क्या होती है? खेतों में ही तैयार हो जाती है, और इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो जल शोषण करने की जो क्षमता होती है वह बढ़ती है, और सभी प्रकार के पोषकों की इसमें होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण मतलब कि एक फसल लेने के बाद फसल का प्रकार बदल दिया जाए। मतलब जैसे अभी अगर गेहूं की फसल ली है तो दूसरी बार गेहूं की फसल न लेते हुए किसी और प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाएगा, तो इसे क्या कहा जाता है? फसल चक्रण। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरे ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में जान चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखोगे कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो उर्वरक जो है वह क्या है? फैक्ट्रियों में तैयार होता है, जबकि खाद खेतों में ही बनाई जा सकती है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ मतलब
जैसे कि वो किससे तैयार की जाती है, गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से खाद को तैयार किया जाता है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। अब जो उर्वरक है उससे मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस क्या होता है, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन दोनों से ही क्या होता है, कृषि उत्पादन में लाभ मिलता है। अब खाद के लाभ अलग है और उर्वरक के लाभ अलग है। देखिए, खाद से हमें क्या लाभ मिलते हैं। भाई, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से तैयार होती है। इसलिए इसका मुख्य कारण है कि इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। सेकंड, इसमें मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी और सरंध्र होती जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सेकंड, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। देखिए, ये तो क्या हो गए, खाद के लाभ हमने देख लिए। अभी भाई पौधों को सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। भाई समय समय पर अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा, खेतों में पानी नहीं दिया जाएगा, तो उत्पादन अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त नहीं होगा। तो खेतों में पानी देने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो पौधे भी एक क्या है, जीव है। तो पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। भाई, पौधे क्या करते हैं, भूमि में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। तो जल के साथ साथ भूमि में जो भी लवण उपस्थित होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। पौधे में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। जल बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। भाई ऐसा होता है क्या कभी कि हमने पानी पिया तो हमारा पिया हुआ पानी जो है किसी एक ही भाग में चला जाए? नहीं, क्या होता है, सभी पार्ट में उसको मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार पौधे भी जब जड़ों की सहायता से पानी का अवशोषण करते हैं, तो वो प्रत्येक भाग तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक उस पानी को पहुंचाते हैं। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है, और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। भाई, लगातार पानी देते रहोगे तो फसल को नुकसान होगा। भाई, समय मर्यादा भी क्या होती है, सीमित होती है कि इतने समय बाद पौधों की सिंचाई की जाए। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होता है। मतलब अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार से सिंचाई की जाती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत क्या होगी, अधिक होगी। भाई, जिस प्रकार से हमें गर्मी के दिनों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों के लिए भी ग्रीष्म ऋतु में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में जल वाष्पन की दर अधिक होने से ऐसा होता है। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। तो सिंचाई के स्रोत आपको पता ही है, कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें, ये सब क्या है, सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं।
इनके उपयोग से ही जल का उपयोग खेत में किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है और पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। धन्यवाद।